मालती की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसमें अभी भी बचपना था। दिन भर अपनी सास से बातें करना, उनके साथ हंसी ठिठोली करना, अपने घर के बचपन की बातें बताना। और फिर माँ जी उसके बाद पापा ने हम भाई बहनों को इतना मारा ना, मैं बता भी नहीं सकती। भाई बड़ी शरारती थी तुम तो। मुझे ना मजा आता है ये सब करने में। और आपको पता है, नानी के यहाँ जाते थे ना तो पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लेते थे। सबको पता चल जाता था कि किशन लाल जी की यहाँ बेटियां आई हुई है। बस अब तो यादें ही बनकर रह गई है। चलो चलो, बहुत बातें हो गई, अब खाना बना लेते हैं। ये दोनों भी ऑफिस से आती होंगे। दोनों सास बहू खाना बनाकर फ्री हो जाते हैं और मालती अपना टाइम पास करने के लिए बाहर बालकनी में खड़ी हो जाती है। नीचे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अपने घर होती तो एक बार तो चली ही जाती नीचे 2-3 बॉल खेलने, पर यहाँ कैसे हो पाएगा। वो बहुत देर तक तो देखती रहती है, खुद पर काबू रखती है, पर फिर उससे रहा नहीं जाता। वो दाएं बाएं देखती है और जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो भाग कर नीचे पहुंच जाती है। अरे मिंटू, जरा बैठ देना, मुझे भी खेलना है, बस 1-2 बॉल। अरे दीदी मैच खराब मत करो, मेरी बैटिंग अभी। अरे देख ना, बस 1-2 बॉल खेलने देना। अच्छा ये लो। मालती 1-2 बॉल पर रुकती नहीं है, साड़ी कमर में दबाकर वो 4-5 बॉल खेल चुकी होती है और उसका जाने का कोई इरादा नहीं होता। पर अचानक से उसे मोड़ से आती हुई अपने ससुर और पति की कार दिखती है और वो भाग कर ऊपर चली आती है। अरे कहाँ से भागी दौड़ी आ रही है, इनका फोन आया था, बस घर आने ही वाले हैं, चलो खाना लगा देते हैं। मालती अपना हुलिया ठीक करके रसोई में लग जाती है। शाम को उसकी ननद का फोन आता है। सुनीता रूही से वही रोज की यहाँ वहां की बातें करने लगती है। अरे मम्मी जी आप इधर लाइए फोन, मुझे बातें करनी है। हेलो दीदी, आप आ जाओ ना थोड़े दिन के लिए। हाँ बिल्कुल आएंगे, गर्मियों की छुट्टियां तो लगने दो, आते हैं फिर। अरे उसमें तो अभी हफ्ता 10 दिन है, आप ऐसे ही आ जाओ वीकेंड पर मिलने। पिछली बार की तरह बच्चों को मत छोड़कर आना। मैं अभी सोनम दीदी को भी फोन कर देती हूँ। वो दूसरी ननद सोनम को भी वीकेंड पर बुला लेती है। मैं थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ, जैसे चटनी वगैरह बनाकर रख लेती हूँ। दीदियाँ बच्चे आएंगे तो फिर उनके साथ आराम से बैठकर बातें करेंगे। ठीक है भाई, तुम जानो और तुम्हारे भांजे भांजी। मैं चली अपना भजन कीर्तन सुनने। बस आज रात तक की बात है, कल सुबह तो वो आ ही जाएंगे सब। मालती बड़ी बेसब्री से अपनी ननदों का इंतजार करने लगती है। घंटी बजती ही वो भाग कर जाती है, सबसे पहले बच्चों को अंदर लेकर आती है। आ गए तुम लोग, मैं कब से इंतजार कर रही थी। तुम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां कब से लग रही है, कब आ रहे हो नानी के घर रहने, जल्दी आ जाओ फिर मस्ती करेंगे। हाँ मम्मी, बस गर्मियों की छुट्टियां होने ही वाली है, हमें भी यहाँ नाना के घर बहुत मजा आता है। हाँ मामी, आपके साथ बहुत मजा आता है हमें। जल्द ही गर्मियों की छुट्टियां लग जाती है और सब लोग सुनीता मतलब नानी के घर रहने आ जाते हैं। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब जल्दी जल्दी करके एक एक ये बताओ कि क्या क्या बनाऊं तुम्हारे लिए और कहाँ कहाँ घूमने चलना है। मामी कुछ भी मीठा बना लो, अभी तो कहीं घूमने नहीं जाना, अपन तो मस्ती करेंगे। सबको सोने दो मामी, फिर हम सब आपके कमरे में चलेंगे। सबके सोने के बाद मालती बच्चों को इकट्ठा करके कमरे में चली जाती है और अंधेरा करके कहानियां सुनाने लगती है। बस वो सब ऐसे ही बैठे थे, तभी एकदम से भूत का हाथ आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ये कहते ही मालती किट्टू की गर्दन पकड़ लेती है। वो जोर से चिल्लाता है और सब तेज तेज हंसने लगते हैं। आवाज सुनकर रूही आती है। क्या हुआ? अरे मौसी, मम्मी भी ना इतनी मस्ती करती है, फिर किट्टू को कैसे डरा दिया, इतना मजा आया। तुम भी ना मालती बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो। दीदी मुझे ना अपना ननिहाल याद आ जाता है, हम सब भी ना ऐसे ही इकट्ठा होकर मस्ती करते थे, कितना मजा आता था। मुझे आज तक सब कुछ याद है। वो अपने पास्ट में चली जाती है जहां वो खुद अपनी नानी के घर होती है। मामा मुझे पेड़ पर चढ़ाओ ना, मुझे आम तोड़ना है। नहीं मालती, गिर जाओगी, तेरी मम्मी मेरी कुटाई कर देगी। कुछ नहीं होगा, आप हेल्प तो करो मेरी। मालती अपने मामा की बिल्कुल नहीं सुनती और पेड़ पर चढ़ ही जाती है और वहां से केरियां तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगती है और फिर सीधे नीचे कूद जाती है। हे भगवान, मालती तो किसी दिन पिटवाएगी अपनी बहन से मुझे। अरे मामा नानी के घर आए हूँ, यहाँ तो कोई मुझे कुछ कह ही नहीं सकता। अपनी नानी के घर की बातें करते करते वो थोड़ा इमोशनल सी हो जाती है। तभी मिंटी उसको झकझोरता है। अरे मामी कहाँ खो गए? अच्छा सुनो ना, सब सो गए, कुछ और करे? हाँ मामी, चलो ना बाहर चले गई। अरे नहीं, बाहर नहीं, रुको अभी। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी मम्मी बचपन में कितनी शरारती थी, यहाँ रहोगे तो सब सिखाकर भेजूंगी, आओ मेरे साथ।
सब मालती के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वो सब वहां जाते हैं जहां सुनीता, रूही और सोनम सो रहे थे। वो इशारा करती है और बच्चे उन तीनों की चोटियां आपस में बांध देते हैं। मामी आप मरवाओगे। अरे कुछ नहीं होता, हमने बचपन में बहुत किया ये सब। हमारे मम्मी, मामा, मौसी तो 5 भाई बहन थे और हम 10-12 बच्चे एक जगह मिलकर इतना हंगामा करते थे कि पूछो मत। और हमने तो मम्मी और मासी की खूब चोटियां बांधी है। उठाकर दोनों अलग अलग दिशाओं में जब जाते थे वो जा ही नहीं पाते थे, झटक कर पीछे हो जाते थे। मुझे तो मेरे मामा नाना का घर बहुत याद आता है। गर्मी की छुट्टियां और नानी का घर दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। वो ये सब बता रही होती है कि बच्चों को तभी आवाज आती है। हाय राम, अरे मैं मुड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? रूही जरा देखना, मेरे बाल पलंग में कहीं अटक गए हैं क्या? अरे आप अपनी बात कर रहे हो, मैं खुद ही नहीं हिल पा रही हूँ। तुम दोनों का अपनी पड़ी है, मेरी तो गर्दन अटक गई, उठ ही नहीं पा रही हूँ। मैं सब समझ गई, ये सब जरूर इन बच्चों की और इनकी चंचल मामी की करतूत है। बच्चों इधर आओ बदमाश, और अपनी मामी को भी लेकर आओ जरा। सब हंसते हंसते अंदर आते हैं। सब समझ तो जाते हैं कि किसका आइडिया होता है, पर सब हंसने लगते हैं और उनकी बंधी हुई चोटियां खोलकर फिर भाग जाते हैं। शाम होने लगती है, मालती रसोई में लग जाती है। चलो बच्चा पार्टी, तुम थोड़ा अब अपने आप खेलो, मैं थोड़ा काम कर लूं। वो रात के खाने में लग जाती है। हल्की हल्की बारिश चालू हो जाती है और सब खाना वाना खाकर कैरम खेलने लगते हैं। पता है दीदी, मुझे कैरम में कोई हरा नहीं पाता था। मैं सबसे छोटी थी अपने ननिहाल में, पर सबसे तेज और बदमाश। पर पता है वो मैं चीटिंग कर लेती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। तुम्हें बात याद है ना नाना नानी का घर? हाँ दीदी, जैसे सब कुछ ताजा हो। और आपको पता है कभी कभी तो हम मम्मी की नानी के यहाँ चले जाते थे गर्मियों की छुट्टी में। वो तो और बड़ा घर था। घर तो अभी भी है दीदी, पर अब तो उसको जिसने लिया है ना पूरा बदल दिया। मुझे तो कोना कोना याद है। चलो चलो अब सब सो जाओ, फिर कल देखते हैं कहाँ जाना है। अगली सुबह जब मालती उठती है तो देखती है धड़ाधड़ बारिश हो रही है। वो जल्दी जल्दी बच्चों को उठाती है। अरे सुनो, किट्टू मिंटी मिठी स्विमिंग पूल में मस्ती करनी है ना, जल्दी बोलो हाँ। यहाँ कहाँ है मम्मी पूल? अरे है ना टेरेस पर, आओ मेरे साथ। वो सबको टेरेस पर ले जाती है और ड्रेन में प्लास्टिक और कपड़ा अटका देती है और थोड़ी देर में खूब सारा पानी इकट्ठा होने लगता है। बच्चे तो जैसे खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। तीनों उसमें छलांग से लगाने लगते हैं, लौटने लगते हैं और छपा छप करने लगते हैं। मम्मी आज तो मजा ही आ गया, ये सब चीजें मम्मी को नहीं पता होती। मामी आपने भी बचपन में मस्ती बहुत करी है, पता चल जाता है हमें। अरे मैं बहुत बदमाश थी, खासकर जब गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे ना, सबसे ज्यादा मस्ती मैं ही करती थी। सब परेशान रहते थे मुझसे। पर तुम तीनों अब बाहर आ जाओ, तुम्हारी नानी और मम्मियों ने देख लिया ना तो मेरी आज खैर नहीं। चलो नीचे चलकर नहा लो, इससे पहले कि सब उठ जाए। तीनों बच्चे नहाकर तैयार होकर बैठ जाते हैं। यह क्या चमत्कार हुआ है आज? हमारे उठने से पहले सबने नहा लिया। अब वो मामी ने बोला तैयार हो जाओ, फिर पार्क में वॉक करने चलेंगे। पार्क में वॉक? और तुम लोग, वो भी मामी के साथ? मैं मान ही नहीं सकती, कुछ तो झोल है। हाँ मैडम, क्या चल रहा है भैया, आज क्या प्लान है? नहीं नहीं दीदी कुछ नहीं, वो ना छत की नाली रुक गई थी, वो साफ करने गई थी। वो चुपचाप नीचे आ जाती है और बच्चे खीखी करने लगते। किसी को समझ में नहीं आता क्या हुआ। नाश्ता पानी करके सब बाहर घूमने निकल जाते हैं। जू, म्यूजियम, पार्क में घूम घुमाकर सब शाम को वापस आते हैं। सब थक जाते हैं और लेटने चले जाते हैं। तभी सुनीता के कमरे के दरवाजे पर खटखट होने लगती है। सब थके हुए नींद में होते हैं, डर जाते हैं। सबको कमरे में ये समझ में नहीं आता कि कोई मजाक कर रहा है या सच में बाहर कोई है। सब तो यहाँ है, लगता है कोई। मैं इनको इतनी बार बोल चुकी हूँ, जब सब बाहर जाते हैं हल्ला मत मचाया करो। चुपचाप चलकर इंसान आ भी जाए, पर नहीं, इसको बोल दो उसको बोल दो, कोई ने सुन लिया होगा। उसे लग रहा होगा घर में कोई है नहीं, तो चोरी के इरादे से आ गया होगा। मैं बच्चे को छुपा देती हूँ। मैं डंडा ले लेती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, सारी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। माँ जी अब दरवाजा खोलिए थोड़ा सा। मैं अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ। दरवाजा खोलते ही तुम लोग उस पर हमला कर देना, ऐसा ना हो वो चोर मुझे निपटा दे। हिम्मत करके सुनीता थोड़ा सा दरवाजा खोलती है और बाकी लोग धड़ाधड़ डंडे और झाड़ू से उसके ऊपर बरस पड़ते हैं। मर गया, अरे मैं हूँ। अरे रुको रुको, ये तो इनकी आवाज है, लाइट जलाओ जरा। तुम ऐसे चोरों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? अरे बच्चों ने बोला कि नाना मामी को आपसे कुछ काम है,
अब धीरे धीरे दरवाजा खटखटाना हम खोल देंगे, वरना सब उठ जाएंगे। पर पिताजी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सब समझ गया। ये इन तीनों की मिली भगत थी नाना को मुर्गा बनाने की। अरे सच में डर गए थे हम लोग, हमें तो लगा चोर घुस आया है, कहीं लगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। बच्चे नाना नानी के घर मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। अब जब सब उठ ही गया तो मैं खाना बना लेती हूँ। मामी मैगी बना लो, इतना खाकर आया बाहर से, पर कुछ भूख नहीं है। हाँ मालती, हम सब खा लेते हैं। वो सबके लिए मैगी बना लेती है, सब खाने बैठते हैं, पर सुनीता की मैगी कटती नहीं। अरे ये क्या है, कटी नहीं रही है ना हिल रही है, कैसे बनाई है? हमारी तो अच्छी बनी है। किट्टू मीठी और मिठी हंसने लगता है फिर से इन लोगों ने कुछ किया है। माँ, आप मुझे दिखाओ। रूही मैगी को काटने लगती है तो टक से आवाज आती है जैसे कि बर्फ टूटी हो। हद हो गई बच्चों, बदमाशी की। ये फ्रीजर में जमा कर दी थी ना तुमने नानी की मैगी। मालती, तुम भी शामिल हो इसमें? अरे नहीं दीदी, मैं नहीं। ये लोग मुझे पूछ तो रहे थे कूलिंग कैसे बढ़ानी है, तो मैंने बस बता दिया था। आप रुको, मैं माँ जी के लिए दूसरी बना देती हूँ। अगले दिन कांतिलाल और शुभम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बच्चों का बिल्कुल मन नहीं था कि वो ऑफिस जाए। माँ, अब कुछ करो ना, कुछ सोचो ना। आपने टीम तो नहीं बदल ली? अच्छा रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो। आइडिया। अब मैं वो करूंगी जो हम भी करते थे अपने समय में, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे। थोड़ी देर में कांतिलाल नहाने जाते हैं। अरे पानी नहीं आ रहा, ऑफिस कैसे जाऊंगा? शुभम तुम्हारे बाथरूम में आ रहा है क्या? देखता हूँ, मैं भी नहाने ही जा रहा था। वो देखता है उसके बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा। अरे लगता है मुझे भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि नाना और मामा ऑफिस नहीं जा रहे हैं, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी, बाथरूम में पानी आता ही नहीं। ऐसा कैसे हो रहा है, सिर्फ बाथरूम में पानी आ नहीं रहा? मैं जरा जाकर देखती हूँ। वो छत पर जाकर देखती है तो बच्चों ने टंकियों में पेड़ की छोटी छोटी पत्तियां डाल दी थी, जिससे पानी रुक गया था। सुनीता समझ जाती है और हंसते हुए नीचे आती है। वो जाकर बाथरूम का नल प्रेशर से खोलती है और डंडा डालकर साफ करती है। उसमें से पेड़ की पत्तियां गिरते देख सब हंसने लगते हैं और समझ भी जाते हैं। क्यों शैतानो, हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, वहां ये सब कर नहीं सकते। किसी ने तो तुम्हें आइडिया दिया है, बताओ कौन है वो? तीनों बच्चे मालती की तरफ उंगली उठा देते हैं और हंसते हंसते वो रसोई में चली जाती है। गर्मी की छुट्टियां अब खत्म होने वाली होती है, सब अपने अपने घर जाने वाले होते हैं। मामी 1-2 दिन में चले जाएंगे, एक आखिरी धमाका हो जाए। हाँ मम्मी, चलो ना। तुम लोगों के जाने के बाद ना मेरी बहुत क्लास लगने वाली है, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अरे मामी, कुछ नहीं होगा, बताओ ना कुछ। रुको, नानी के साथ एक प्रैंक करते हैं, पर तुम लोग बचा लोगे ना मुझे? अरे आप बोलो तो क्या करना है। सभी कमरे में बैठे होते हैं, तब मालती कहती है, माँ जी हमारे गांव में ना एक बाबा आते थे, वो एक मंत्र बोलते थे और इंसान ना गायब हो जाता था। है? सच है मामी? अरे हाँ, हमने देखा हुआ है। मैं नहीं मानती ऐसी फालतू बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। सच? क्या बात कर रही हो, मैं नहीं मानता। हम तो नहीं मानते, ऐसा है तो मुझे गायब करके दिखाओ। वो सुनीता को एक कुर्सी पर बिठा देती है, उस पर चादर डालती है और ओम गायब बस्ती, ओम गायब बस्ती बोलने लगती है। 4-5 बार बोलकर चादर हटा देती है। अरे भगवान, सच में गायब हो गई? कहाँ गई तुम? अरे माँ कहाँ चली गई? हम तुम्हें नहीं देख पा रहे माँ। नानी, हमारे प्यारी नानी। कहाँ गए आप? अरे यही तो हूँ, मैं कहीं नहीं गई। वो सबके पास जा जाकर उन्हें छूने लगती है, पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, सब मिले हुए होते हैं। हाय माँ जी, हाय मेरी प्यारी सी सास कहाँ चली गई, ये क्या हो गया? मुझे तो वापस बुलाने का मंत्र भी नहीं आता, अब क्या होगा, हम आपके बिना क्या करेंगे? सुनीता सबको घूम घूम कर देख रही होती है, बात कर रही होती है, पर सब इग्नोर कर देते हैं, जैसे वो सच में किसी को दिखाई ना दे रही हो। थोड़ी देर में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये देखते ही सब उसे गले लगा लेते हैं। अरे माँ, हम सब मजाक कर रहे थे। तुम शेर तो मैं सवा शेर। इन बच्चों ने मुझे पहले ही बता दिया था, नानी हम मामी के साथ ऐसा करने वाले हैं। अब अपन सबको बुद्धू बनाएंगे, आप बस जो हम कहे करना। मैं अभी बच्चों के साथ शामिल हो गई। अच्छा बदमाशो, साइड चेंज कर ली तुम लोगों ने, रुको मैं बताती हूँ।
सब यहाँ वहाँ भाग दौड़ करने लगते हैं। सबको एहसास होता है कि कल सब जाने वाले हैं। मालती भी अपने मायके जाएगी थोड़े दिन के लिए और कैसे घर फिर सुना हो जाएगा। ये सब देखकर सोचकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर हर साल की तरह इस साल भी नानी के घर की गर्मियों की छुट्टियां बेहद खूबसूरत और यादगार थी। करण डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा है। उसके साइड में शिल्पा और सामने छोटा भाई यश बैठा है। किचन से सावित्री जी गर्मा गर्म पराठे बनाकर ला रहे हैं। सुबह सुबह सावित्री सदन में बहस छिड़ी है और बहस का केंद्र है करण, जो कि इस घर का बड़ा बेटा है। करण की मां सावित्री जी चाहती हैं कि उनका बेटा उनके हाथ के गर्मा गर्म पराठे खाए और बीवी शिल्पा का मानना है कि उसे चिया सीड्स पुडिंग खाना चाहिए। अब इस खींचतान में करण किसका साथ देता है, आइए देखते हैं। करण बेटा, देख मैंने तेरी पसंद के आलू प्याज के पराठे बनाए हैं, ऊपर से घर का मक्खन भी है, गर्मा गर्म खा ले। वाओ मम्मी, गर्मा गर्म आलू प्याज के पराठे देखते ही मुंह में पानी आ गया। यू मम्मी जी, कितना सारा घी है इसमें, ऊपर से आप मक्खन भी डाल रही हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है क्या इसका? करण बेबी, तुम प्लीज ये मत खाना, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इतना भी घी नहीं है इसमें बहू, इतनी मेहनत करता है बेचारा, इसी से तो ताकत आएगी शरीर में। करण खा ले बेटा, थोड़ा बहुत घी लगाया है मैंने बस। मम्मी जी, थोड़ा सा भी घी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। करण, हमने क्या डिसाइड किया था? वेट लॉस करना है ना हमें। फिर तुम ये ठंडा पराठा छोड़ो और चुपचाप ये चिया सीड्स पुडिंग खाओ। दोनों सास बहू करण को घेर कर यूं खड़ी हो जाती हैं जैसे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। लेकिन हमारे करण को बीवी के गुलाम का खिताब यूं ही नहीं मिला था। उसने इस खिताब को पाने के लिए मेहनत भी तो की थी। माँ के हाथ के पराठों पर एक ललचाई नजर डालकर वो बोरिंग और बेस्वाद पुडिंग को देख कर कहता है, मम्मी वैसे शिल्पा मेरी हेल्थ को देखकर ही पराठे खाने से मना कर रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी खुशी के लिए आधा पराठा खा लेता हूँ। आधा क्यों? पूरी का पूरा ही खा लो ना, बल्कि 8-10 और खा लो। हेल्थ गई भाड़ में, मैं ये पुडिंग ही फेंक देती हूँ। अरे अरे, तुम तो नाराज हो गई, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह रहा था। अच्छा अब आधा पराठा तो क्या, एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। ओके लाओ दो, मैं ये हेल्दी चिया पुडिंग ही खाऊंगा बस। दैट्स गुड, मुझे तुम्हारी हेल्थ की फिक्र है बाबा। अच्छा अब जल्दी से खाकर बताओ कि कैसा लगा तुम्हें। आज मैंने इसमें कोकोनट मिल्क मिलाया है एंड नो शुगर। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है, वेरी टेस्टी। लेकिन भैया, आपके चेहरे से आपकी खुशी का पता नहीं चल रहा है। वैसे मम्मी, पराठों में तो गजब का स्वाद है, और साथ में मक्खन, अचार और दही। वाह वाह, सही कहा है किसी ने, पराठों के चार यार। घी, मक्खन, दही और अचार, मजा आ गया। तुम उधर ध्यान मत दो बेबी, तुम पुडिंग खाओ। हाँ खा ले पुडिंग, वरना बीवी नाराज हो जाएगी तेरी। शिल्पा और करण की शादी को 1 साल हो गया था और शुरुआती समय में उसे लेकर हुए सास बहू के झगड़ों को देखते हुए उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए बीवी की गुलामी करने का रास्ता चुन लिया था। और घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, यहाँ तक कि मोहल्ले में भी वो बीवी का गुलाम नाम से फेमस हो चुका था। एक दिन शाम को सावित्री जी वॉक के लिए पार्क में आती हैं। अरे सावित्री, तुम तो आजकल बिल्कुल ईद का चांद हो गई हो। बहू के आने के बाद पार्क में आना तो बंद सा ही कर दिया है तुमने। अरे अब तो बहू ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली होगी, तुम तो एकदम फ्री हो, आ जाया करो पार्क में। वैसे तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे बेटे पर जादू सा कर दिया है भाई। कल तक जो तुम्हारे पल्लू से बंधा रहता था, अब तो बीवी का हाथ ही नहीं छोड़ता है। मेरा बेटा आयुष कह रहा था कि मम्मी अब तो करण हमारे साथ बैठता भी नहीं है। अरे क्या हुआ, नई नई शादी है, साल भर ही तो हुआ है शादी को। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहाँ माँ के पल्लू से बंद कर रहते हैं। शादी के बाद तो बीवी का हक ज्यादा हो जाता है ना। सावित्री कहने को तो कह देती है, लेकिन करण का शिल्पा के आगे पीछे डोलना और उसकी हर सही गलत बात में उसी का पक्ष लेना उसे भी खटकता था। इसी तरह एक दिन घर को रेनोवेट करने की प्लानिंग होती है। बेटा, घर में कलर और थोड़ा बहुत मरम्मत का काम करवाना जरूरी हो गया है। अब बारिश के पहले छत की भी मरम्मत करानी है ताकि परेशानी ना हो। हाँ मम्मी, हम एक बजट तैयार कर लेते हैं। आजकल छोटे मोटे कामों में भी बहुत पैसे लग जाते हैं। इस बार बोनस कम आया है, अभी तो खर्च भी हाथ रोक कर करना पड़ेगा। मम्मी जी, तो हम पूरा घर ही रेनोवेट करवा लेते हैं ना। देखिए ना कितना पुराना हो गया है। हम तो पूरे घर को कलर करवाने के साथ साथ फ्लोर भी चेंज कर देते हैं। शिल्पा, मैंने अभी तो कहा कि हमें थोड़ा हाथ रोक कर खर्च करना पड़ेगा।
इतना सब करवाने की जरूरत नहीं है बेटा, छत और छोटे मोटे मरम्मत के काम है, अभी उन्हें करवाना जरूरी है। रेनोवेट करने में तो काफी खर्च हो जाएगा, फिर अभी यश की शादी भी करनी है, रोहन को भी पैसे भेजने हैं। मम्मी जी, सब मैनेज हो जाएगा, हम शादी के खर्च में कटौती कर लेंगे और रोहन को भी इस बार कम पैसे भेज देना। लेकिन अब जब मरम्मत का काम हो ही रहा है तो हम हॉल में इटालियन टाइल्स लगवाएंगे, साथ ही मॉड्यूलर किचन और पूरा फर्नीचर भी चेंज करवाएंगे, पूरे घर में प्लास्टिक पेंट होगा। अभी तो बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाएगा शिल्पा, इस महीने इंश्योरेंस की बड़ी किश्त भी जानी है, कुछ दिन बाद देखते हैं। ठीक है, जो मन में आए वो करो, मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, न तुम्हारी नजरों में। ये कहकर शिल्पा पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। करण उसे समझाने उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसके मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर देती है। इधर यश और सावित्री जी चुपचाप बैठे सारा तमाशा देख रहे होते हैं। बहू तो हमेशा बस अपनी जिद पर अड़ी रहती है, कुछ तो समझदारी दिखाना चाहिए ना इंसान को। मना थोड़े ही किया है करण ने, बस थोड़ा रुकने के लिए ही तो कहा है। अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है मम्मी, अब तो जब तक भाभी मानेगी नहीं भैया उन्हें मनाते रहेंगे, फिर आखिरकार वही होगा जो भाभी चाहेगी। लिख कर रख लो आप। लिख कर क्यों रखूं, मुझे क्या पता नहीं कि यही होने वाला है अब। मेरे बेचारे भाई साहब चलते फिरते रॉबोट हो गए हैं, जिसका रिमोट भाभी जी के हाथ में रहता है। चुप कर, तेरी शादी होने को है, तू भी ऐसा ही हो जाएगा, बीवी का गुलाम। भाई साहब के हाल देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता है मम्मी, मैं तो भाई हमेशा बस आपका गुलाम बनकर रहूंगा। देखते हैं बेटा, जल्दी ही तेरा भी समय आएगा। ये जो तेरा भाई कल तक शेर बना घूमता था ना, आज भीगी बिल्ली बनकर बैठा है। हाँ, और म्याऊं म्याऊं भी तो भाभी के कहने पर ही करता है। दोनों माँ बेटे हंसते हैं और कोने में बैठा करण अब इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर बाद शिल्पा दरवाजा खोलती है और करण लपक कर अंदर जाता है। तुम तो बात बात पर रूठ जाती हो शिल्पा। अरे मैंने तुम्हारी बात टाली थोड़ी ही है, बस पैसों का इंतजाम होने तक रुकने के लिए कहा है, और तुम्हारी बात की वैल्यू क्यों नहीं की है। तुम तो मेरे लिए सबसे बढ़कर हो। तुम झूठ बोलते हो, अगर ऐसा होता तो तुम उसी समय कहते कि जो तुम चाहो वैसा ही होगा, और मेरी बात की वैल्यू होती तो तुम कहीं से भी पैसों का इंतजाम करते और मेरी इच्छा पूरी करते, यूं सबके सामने सीधे मना नहीं कर देते। ठीक है बाबा, मैं एक एफडी तोड़ दूंगा और कुछ लोन ले लूंगा, लेकिन होगा तो वही जो तुम चाहोगी। अब तो हंस दो। शिल्पा खुश होकर करण के गले लग जाती है और करण के सिर से एक बोझ उतर जाता है, जिसके लिए वो लोन का बोझ भी ढोने के लिए तैयार था। अब घर के रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है और सब कुछ शिल्पा की मर्जी के हिसाब से ही होता है। एक दिन अकेले में यश करण से कहता है, भैया भाभी की ख्वाहिश पूरी करना आपका फर्ज है, लेकिन उस फर्ज को पूरा करने के लिए कर्ज लेने में कौन सी समझदारी है। आप भाभी को समझाते क्यों नहीं है। बेटा जी, अगर टेंशन फ्री रहना है तो शादी के बाद ये सब करना पड़ता है, तू भी सीख ले। ये गुलामी नहीं, शांति का मार्ग है पगले। आपकी दुर्गति और इज्जत के फजीते देखकर तो ये कहीं से भी शांति का मार्ग नहीं लगता। एक दिन सुबह सुबह करण को किचन में देखकर सावित्री हैरान रह जाती है। सुबह के 5 बज रहे हैं करण, रसोई में क्या कर रहा है तू। कुछ नहीं मम्मी, वो शिल्पा को कॉफी पीने का मन कर रहा था तो वही बना रहा हूँ। आपके लिए भी बना दूं क्या। मुझे तो पता नहीं था कि तुझे कॉफी बनानी भी आती है। वैसे उसे क्या हुआ है, तबीयत ठीक तो है ना उसकी। हाँ मम्मी, तबीयत तो ठीक है उसकी, कॉफी पीने का मन था उसका, लेकिन आलस आ रहा था, मैंने सोचा मैं ही बना देता हूँ। अच्छा किया बेटा, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ बेटा, बीवी के लिए कुछ करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन वो जो तुझे अपना गुलाम समझती है ना, ये अच्छी बात नहीं है। एक काम कर दिया तो क्या हो गया मम्मी। बात एक काम की नहीं है करण, वो जो तुझे सोफे पर बैठे बैठे पानी लाने के लिए कहती है, तुझसे अपनी चप्पलें उठवाती है, सब्जियां कटवाती है, खाना तक बनवाती है, जबकि उसे एक समय का खाना बनाने के अलावा और कोई काम नहीं होता है घर में। वो बुरा लगता है मुझे। करण बात को समझते हुए भी कुछ ना कहकर कॉफी की ट्रे लेकर कमरे में चला जाता है और सावित्री भुनभुनाती रह जाती है। उसे इस बात का गहरा दुख था कि घर में हर काम के लिए काम वाली थी और शिल्पा की मदद करने के लिए वो खुद थी। इसके बावजूद शिल्पा करण से ये सब काम करवाती रहती थी। सुमित्रा जी की बहन लता के बेटे की शादी तय हो जाती है और बुलावा देने के लिए फोन आता है। तुम सबको 15 दिन पहले आना है शादी में, कोई बहाना नहीं चलेगा। शादी शहर के बाहर रिजॉर्ट में रखी है, तुम सबको भी मजा आएगा। 15 दिन पहले आना तो मुश्किल है बहन, लेकिन हम 4 दिन पहले जरूर आ जाएंगे और हल्दी मेहंदी और संगीत हर फंक्शन अटेंड करेंगे। फोन रखकर सावित्री ये खुशखबरी शिल्पा को सुनाती है और शिल्पा चहक उठती है।
क्या बात है मम्मी जी, सभी फंक्शन रिजॉर्ट में होंगे, तब तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ बहू, तुम्हारी शादी के बाद ये पहली शादी है, तुम अच्छे से तैयारी कर लेना, सब तुम्हें भी गौर से देखेंगे। हाँ मम्मी जी। शाम को करण के ऑफिस से आते ही शिल्पा उसे चहक कर शादी के बारे में बताती है। करण, मैं इतनी एक्साइटेड हूं ना कि क्या बताऊं। मैंने तो शॉपिंग की लिस्ट भी बना ली है। हम ना इसी संडे जाकर सब ले आएंगे, ताकि फिर ब्लाउज समय पर सिल जाए और उसकी मैचिंग एक्सेसरीज भी समय पर आ जाए। लेकिन बहू, तुम्हारे पास तो शादी की कितनी सारी साड़ियां हैं जो तुमने अभी एक बार भी नहीं पहनी है। अभी 1.5 साल तो हुआ है तुम्हारी शादी को। और नहीं तो क्या, पूरी अलमारी भरी पड़ी है साड़ियों से, ऊपर से सूटकेस में अलग रखी है, उनमें से ही निकाल लो ना। आपको फैशन की एबीसीडी भी नहीं आती करण। अरे वो तो सब साड़ियां तो उस समय के फैशन के हिसाब से थी, अब सब आउटडेटेड हो गई हैं। लेकिन बहू, उनमें से कितनी साड़ियां तो बनारसी, कोसा और सिल्क की भी थी। ये तो एवरग्रीन साड़ियां हैं, बस डिजाइनर ब्लाउज सिलवा लेना, और क्या। वो सब बूढ़े लोगों की पहनने की साड़ियां हैं मम्मी जी, मैं तो नहीं पहनूंगी। वैसे भी मैं और करण हर फंक्शन में कपड़े मैचिंग करके पहनेंगे, इसके लिए हम दोनों के कपड़ों की शॉपिंग करना जरूरी है। लेकिन भाभी जी, ऐसा नहीं लगता कि ये तो वही बात हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं कुछ नहीं जानती करण, मैं शादी में तभी जाऊंगी जब मुझे मेरी पसंद के कपड़े और एक्सेसरीज पहनने को मिलेंगे। चाहो तो आप तीनों चले जाना। ठीक है बाबा, अब मुंह फुलाकर मत बैठ जाना, हम इस संडे को शॉपिंग करने जाएंगे बस फिर क्या था। सावित्री जी और यश तो चुप रहने में ही भलाई समझते हैं। करण को लंबे चौड़े बिल का फटका पड़ना तो तय हो गया था। कुछ महीनों बाद घर में यश की शादी की बात चलती है। करण, वो जो हमें बहन जी के यहाँ शादी में लड़की पसंद आई थी ना शालिनी, उससे यश की पत्रिका मिल गई है। अब हमें जल्द से जल्द आगे की बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। अच्छी बात है मम्मी, मैं आज ही उन लोगों से फोन पर बात कर लेता हूँ और आगे की बातें तय कर लेते हैं। दोनों परिवारों में सारी बातें तय हो जाती है और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर यश और शालिनी की शादी हो जाती है। पूरी शादी में भी हर जगह बस शिल्पा की मनमानी चलती है और करण उसकी हर बात में हाँ जी करता रहता है। मेहमानों और रिश्तेदारों में इस बात का अच्छा खासा मजाक बनाया जाता है। भाई करण, तू तो अपनी बीवी पर एकदम लट्टू बना बैठा है, पूरी शादी में बस बीवी के पीछे पीछे घूम रहा है। मासी जी, मैं तो हूँ ही अपनी बेगम का दीवाना, मैं तो दिन रात बस यही गाना गाता हूँ, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। लेकिन तेरी हरकतें जैसी है ना, उसके हिसाब से तो तुझ पर ये गाना ज्यादा सूट करता है। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। सही है मासी जी। करण, चले मेरे मम्मी पापा के पास भी बैठते हैं जरा, और ये मेरा पर्स पकड़ लो प्लीज, मेरा तो हाथ ही दुख गया। शिल्पा करण को पर्स पकड़ा देती है और दोनों शिल्पा के मम्मी पापा के पास जाकर बैठ जाते हैं। शालिनी दुल्हन बनकर घर आ जाती है। 2 दिन बाद नाश्ते की टेबल पर सबके साथ सावित्री जी का छोटा बेटा रोहन, जो कि हॉस्टल में पढ़ता है, वो भी बैठा होता है। शालिनी, आज तो मम्मी ने नाश्ता बना लिया है, लेकिन अब कल से मुझे मम्मी किचन में नहीं दिखनी चाहिए। अब वो बस आराम करेंगी और उनके आराम का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? जी ठीक है। गुड। मम्मी, अब जो भी काम हो वो शालिनी से कह देना, वही अब आपके सारे काम करेगी। और शालिनी, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझ गई? यश का इस तरह कहना सावित्री को अच्छा नहीं लगता है और वो झट से कहती है, शालिनी बेटा, ये मजाक कर रहा है, तुम मेरी बेटी की तरह हो, वैसे ही रहना, ठीक है? नहीं मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपकी सेवा करना इसका काम है। शालिनी, मैंने जो कहा उसे मजाक मत समझना। बस हो गया, अब जल्दी जल्दी नाश्ता करो। यश चुप हो जाता है, लेकिन अपने भाई को बीवी का गुलाम बना देखकर वो पहले ही ठान चुका था कि वो बीवी का गुलाम कभी नहीं बनेगा, बल्कि हमेशा अपनी माँ को पहले रखेगा। 2 दिन बाद रविवार होता है, सभी घर में होते हैं, इसलिए सावित्री उसी दिन शालिनी की पहली रसोई की रस्म रखती है। बेटा, दोपहर का खाना आज तुम बना लेना, जो भी तुम्हारी मर्जी हो। शिल्पा, तुम शालिनी को सब अच्छे से समझा देना। लेकिन मम्मी जी, आज संडे है ना, मैं और करण तो मम्मी के यहाँ जा रहे हैं। आज मत जाओ बेटा, तुम दोनों को भी तो होना चाहिए ना इस रस्म में। लेकिन आपको तो पता था ना मम्मी जी, हम दोनों हर संडे को पूरा दिन मेरी मम्मी के यहाँ बिताते हैं। हमारा प्रोग्राम हम कैंसिल नहीं कर सकते, मम्मी पापा हमारी राह देख रहे होंगे। चले करण? ये क्या बात हुई, तुम लोग तो हर संडे जाते ही हो ना, एक बार नहीं गए तो क्या आफत आ जाएगी। करण, तुम दोनों नहीं जा रहे हो बस।
करण, मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करूंगी बस, और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। करण चुपचाप तैयार होने चला जाता है और थोड़ी देर बाद दोनों शिल्पा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। शालिनी हैरानी से सब देख रही होती है। जेठानी जी तो बड़ी तेज है, भाई साहब को तो यूं उंगलियों पर नचाती है, मम्मी जी को तो कुछ समझती ही नहीं है, और एक हमारे ये मुझे मम्मी जी की चापलूसी करने के लिए कह रहे हैं। शालिनी खाना बनाती है और सबका खाना होने के बाद सावित्री किचन समेटने में शालिनी की मदद करने के लिए आती है। तभी यश शालिनी से कहता है, शालिनी, मम्मी थक गई होगी, किचन तुम साफ कर लो। और हाँ, मम्मी ठीक 5 बजे चाय पीती है, तो तुम समय का ध्यान रखना। मम्मी, ये सब शालिनी कर लेगी, तुम आराम करो। कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों मिलकर फटाफट सब कर लेंगे, वो भी तो थक गई होगी। यश जबरदस्ती सावित्री का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में लेकर चला जाता है। अब ये रोज की बात हो जाती है। शिल्पा आदत के अनुसार थोड़ा सा काम करती है और यश के कहने पर शालिनी सावित्री को कुछ नहीं करने देती है, जिससे बहुत सारा काम उसके जिम्मे आ जाता है। हालांकि सावित्री को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे शालिनी का सब्र जवाब दे रहा था। एक दिन, शालिनी, मुझे आज मम्मी के पैरों में सूजन दिखाई दे रही थी, तुम सोते समय उनके पैरों पर तेल से मालिश कर देना। मैं कोई घर की नौकरानी नहीं हूँ यश, भाभी भी इसी घर की बहू है, मैंने अकेले इस घर के काम करने का ठेका नहीं उठाया है। भाभी से मुझे कोई मतलब नहीं है शालिनी, क्योंकि मैं भैया की तरह बीवी का गुलाम नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ बहू बनकर ही रहना होगा और मम्मी की सेवा करनी पड़ेगी, वरना तुम जा सकती हो। मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कब की चली जाती। तो फिर यहाँ रहना है तो मेरी माँ की सेवा करनी पड़ेगी, इसे चाहो तो मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, इसके अलावा मैं तुमसे और कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। तुम तो अपनी माँ के पक्के चमचे हो यश। तो यही समझ लो, बीवी की गुलामी करने से तो अच्छा है कि माँ का चमचा बनकर रहूं। घर का सबसे छोटा बेटा रोहन ये सब खींचतान देख रहा था। एक और करण, जो कि अपनी बीवी की मर्जी के बिना सांस तक नहीं लेता था, वो भी अंदर से दुखी था। दूसरी तरफ अपने आप को बीवी का गुलाम के टाइटल से दूर रखने के लिए बीवी की नाराजगी झेलता यश माँ का चमचा बनकर झूठी खुशी जता रहा था। दोनों की दुर्गति देखकर वो सोचता है, एक भाई को बीवी ने नचाया, दूसरा माँ का चमचा कहलाया। भाई, मैं तो ये सीख गया हूँ कि शादी के बाद दोनों में बैलेंस बनाकर रखना है। माँ को पूरा सम्मान और बीवी को उसका हक देने में ही असली समझदारी है, गुलाम और चमचा बनने में नहीं।